हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेट सर्च यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे थ्योरीज और मॉडल पोर्शन से पीवाईक्यूज क्वेश्चन सीरीज को। दोस्तों, यहाँ पर पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है यहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि कोर पेरिफेरी कंसेप्ट, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर हम लोग सब कुछ देखेंगे। कोर पेरिफेरी थ्योरी से और सैडलर का पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी देखेंगे और भी बहुत सारा थ्योरी देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिएगा एंड तक, ठीक है। फिर पार्ट नंबर 1 में हम लोग पार्ट नंबर 1 पे देखे 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और लगभग 1 घंटा का था वो क्या कहते हैं पार्ट। तो उसमें हम लोग जून 2020 एंड दिसंबर 19 वाला क्वेश्चन सीरीज देखे थे थ्योरीज एंड मॉडल सेक्शन से, और इसमें हम लोग देखेंगे जून 2019 का देखेंगे, 2019 का, और इसमें 10 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग जरूर वेबसाइट विजिट कीजिएगा, आप लोगों को मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलता रहता है। और अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इन डीएम इट्स मींस थियोरेटिकल मॉडल ऑफ द स्पेशल मार्जिन्स टू प्रॉफिटेबिलिटी इफ कॉस्ट इज कांस्टेंट द स्पेस रेवेन्यू कर्व वुड बी। दोस्तों, यहाँ पर डीएम स्मिथ की जो इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है अगर कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कॉस्ट जो आपका कर्व है, ठीक है, अगर कांस्टेंट रहता है तो स्पेस रेवेन्यू कर्व कैसा होगा, कौन सी शेप में होगा, ठीक है, स्पेस रेवेन्यू कर्व। तो दोस्तों, यहां पर देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भी, ए, यस एंड रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इनका जो है मॉडल। तो यहां पर देखिए, तो ये अगर डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, तब आप जो है एनेबल हो जाएंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो आप लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ये वाला, देखिए फर्स्ट ये वाला ग्राफ देखते हैं। तो इस मॉडल पे दोस्तों, ये दोस्तों डीएम स्मिथ का है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें देखिए रेवेन्यू जो है कांस्टेंट रखा है। इस मॉडल में इन्होंने रेवेन्यू को कांस्टेंट रखा है और कॉस्ट जो है यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। कॉस्ट यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर दोनों ही अनकांस्टेंट, यानी कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरीके का जो है मॉडल आपको एग्जाम में बहुत बार मिला है, आप लोगों को पता है कि ऐसे आपको इमेज दे देगा, ठीक है, और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जहां पर जनरेट होता है, ठीक है, जहां पर मैक्सिमम रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है, उस पोर्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो बाद में डिस्कस करते हैं, तो पहले देख लेते हैं ये ग्राफ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कर्व है, ये वाला ऊपर वाला, ये इधर से ये जो जा रहा है, ये कॉस्ट कर्व है, ठीक है, कॉस्ट लाइन है। और ये आपका यहाँ पर ये जो लाइन है दोस्तों, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका रेवेन्यू लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, इस पोर्शन में भी कॉस्ट ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पर इस दोनों जो ये जो मार्जिन एरिया है ब्लैक में, तो यहाँ पर जो है आपका सबसे ज्यादा कॉस्ट ज्यादा होगा और रेवेन्यू कम होगा, ठीक है। और इधर देख सकते हैं ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये मैक्सिमम प्रॉफिट इस रीजन में आप कर सकते हैं, इस पोर्शन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू का जो है डिफरेंस है। देखिए इस पोर्शन पे, ये जो पोर्शन है दोस्तों, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंस है, ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू, ये जो आपका लाइनें हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ पर अगर कोई भी इंडस्ट्री आपका इस्टेब्लिश होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी प्रॉफिट होगा लेकिन उतना नहीं होगा जैसे कि यहाँ पर जो वो रीजन है यहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर इस रीजन में जो ब्लैक रीजन है, यहाँ पर शैडो रीजन, तो इस रीजन में दोस्तों आपका ज्यादा प्रॉफिट यानी मुनाफा नहीं होगा, ठीक है। इंडस्ट्री यहाँ पर एस्टेब्लिश करना बेकार हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर करेंगे इस रीजन में, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा आपका जो है प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर ये देखिए रेवेन्यू कांस्टेंट है, तो इसका कौन सा शेप आ रहा है, तो ये स्पेस
रेवेन्यू जो ये है कार्व है दोस्तों, ये आ रहा है वी शेप। यहाँ पर देखिए वी शेप आ रहा है ना, ये वाला देखिए, ये वी हो रहा है ना। तो और यहाँ पर देखिए अगर कॉस्ट कॉन्स्टेंट है और रेवेन्यू यहाँ पर अनकॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा शेप आ रहा है स्पेस रेवेन्यू, देखिए यहाँ पर ऐसा ये शेप में आ रहा है, ठीक है। अगर कॉस्ट कॉन्स्टेंट है तब आएगा ये, ठीक है, ये शेप। तो ये रीजन पे देखिए ये वाला अगर कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहता है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पर होता है, तो इस रीजन पे देखिए यहाँ पर ये जो रीजन है, ठीक है, ये वो वाला, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए सबसे हाईएस्ट पीक इनकम जो है रेवेन्यू यहाँ पर ही जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री प्लांट यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है तो उनका जो है सबसे ज्यादा मुनाफा यहाँ पर होगा, ठीक है। और इस रीजन पे जो है कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट खर्चा यानी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी इस्टेब्लिश करना बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मुनाफा यहाँ पर होता है इस रीजन पे, ठीक है। तो और इस रीजन ये भी देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉस्ट यहाँ पर खर्चा यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है, ठीक है। और रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू बहुत कम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, रेवेन्यू यहाँ पर भी कम हो रहा है। तो ये जो रीजन है यहाँ पर भी इंडस्ट्री जो है एस्टेब्लिश करना बेकार रहेगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर इस रीजन पे, ओके। तो इसका शेप क्या है, इसका शेप हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। और ये शेप है और ये आपका वी शेप। अगर रेवेन्यू कॉन्स्टेंट है तो वी होगा, अगर कॉस्ट कॉन्स्टेंट है तो आपका क्या होगा, ये शेप में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इस बार जो है आंसर लगा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए शेप। यहाँ पर क्या पूछा गया था, कॉस्ट कॉन्स्टेंट, तो कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहेगा तो स्पेस रेवेन्यू कर्व कैसा होगा, ए शेप। अगर यहाँ पर रेवेन्यू लिखा होता, रेवेन्यू कॉन्स्टेंट, तो क्या होता, वो हो जाता वी शेप्ड, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर वी शेप होगा, कॉस्ट कॉन्स्टेंट मतलब यहाँ पर ए शेप होगा, और ये आपका रेक्टेंगल, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया है। और यहाँ पर डीएम स्मिथ की जो लोकेशन थ्योरी है, यहाँ पर उसके बारे में लिखा भी है। 1971 में इन्होंने ये थ्योरी दिया था, और इनका बुक देखिए इंडस्ट्रियल लोकेशन, इस बुक में इन्होंने प्रेजेंट किया था अपना मॉडल। और इनका थ्योरी देखिए, द थ्योरी एक्सप्लेन्स द आइडिया ऑफ स्पेशल मार्जिन लोकेशंस। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये वाला जो आपका पॉइंट दिया गया है, ये देखिए, लोकेशन इनसाइड द मार्जिन would result profit for the organization, while outside would result into loss। यहाँ पर बोला गया है अगर इस रीजन पे, ये वाला रीजन यहाँ पर अगर कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होता है तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, और आउटसाइड होगा यहाँ पर अगर इस रीजन पे करता है, एक मिनट, अगर इस रीजन पे करता है, इस रीजन पे तो यहाँ पर जो है लॉस होगा, ठीक है। और लास्ट में देखिए, द थ्योरी इज बेस्ड ऑन स्पेशल मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्री, सो इट इज आल्सो नोन एज स्पेशल मार्जिन थ्योरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डी व्हेटलसी डिवाइडेड द होल वर्ल्ड इनटू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर रीजन्स। कितने एग्रीकल्चर रीजन्स में व्हेटलसी ने डिवाइड किया था पूरे वर्ल्ड को। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, इसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थ्योरीज एंड मॉडल की सेक्शन में, तो आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 13, यानी 13 रीजन में इन्होंने क्लासिफाइड किया था। और देखिए 1936 यानी 1936 ईयर में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था, और पूरे वर्ल्ड को 13 टाइप्स में एग्रीकल्चर रीजन्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। और इनका जो है आप ये कॉपी में लिख भी सकते हैं कितना क्लासिफिकेशन है और कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ थॉर्नवेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स। देखिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, थॉर्नवेट का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पर बेसिस पूछा गया है, कौन सी चीज के जो है ऊपर बेसिस करके इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस एंड थर्मल एफिशिएंसी, ओके। ये दोनों चीजों के ऊपर जो है इनको बेसिस करके इन्होंने वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट यानी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था।
तो इसका बारे में भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी देख सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी वाला पोर्शन। तो यहाँ पर देखिए 1931 में इन्होंने क्लासिफाइड किया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस एंड टेम्परेचर एफिशिएंसी के ऊपर इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। सेकेंड जो रिवीजन इनका आया था वो पोटेंशियल एवापोर ट्रांसपिरेशन के ऊपर बेसिस था, ठीक है, 1948 में इन्होंने दिया था सेकेंड रिवाइज यानी सेकेंड क्लासिफिकेशन। और इनका जो प्रिसिपिटेशन एंड टेम्परेचर इंडेक्स जो था दोस्तों, ये कॉपी में लिख लीजिएगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, ये टाइप में कौन सा क्लाइमेट कंडीशन आता है और यहाँ पर इंडेक्स पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है, ये वैल्यू भी याद रखिएगा, ठीक है, दोनों चीज अलग अलग है, दोनों ही कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर सैडलर्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो सैडलर का जो थ्योरी है पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई आर इनवर्सली रिलेटेड। तो फूड सप्लाई के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया अपने थ्योरी में। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन जियोमेट्रिक, ये भी नहीं बताया इन्होंने। ये थ्योरी पूरा माल्थास का थ्योरी के जो है, ये दोनों स्टेटमेंट माल्थासियन थ्योरी का है पॉपुलेशन ग्रोथ का। सैडलर्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बिलोंग्स टू द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये तीनों जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये तीनों है आपका माल्थासियन थ्योरी का, ठीक है। लास्ट बचा है एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ह्यूमन फर्टिलिटी वेरीज इनवर्सली विद पॉपुलेशन डेंसिटी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ह्यूमन फर्टिलिटी वेरीज इनवर्सली विद पॉपुलेशन डेंसिटी। बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है। इनका जो मेन थ्योरी का, इस थ्योरी का मेन एम जो है, मेन थीम जो है वही है दोस्तों, देखिए यही है, फर्टिलिटी जो है इनवर्सली रिलेटेड विद द पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी अगर फर्टिलिटी हाई है, ठीक है, फर्टिलिटी अगर हाई होता है, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगा, लो होगा, लो डेंसिटी होगा। अगर हाई डेंसिटी होता है, ठीक है, हाई डेंसिटी होता है तो क्या होगा, लो फर्टिलिटी होगा। तो यही है दोस्तों इनवर्स जो है रिलेशन, ठीक है, इनका थ्योरी का मेन मुद्दा यही है। तो हम लोग उनका थ्योरी भी देखेंगे, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इनका जो है थ्योरी का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो सैडलर्स जो है दोस्तों इकोनॉमिक्स था, ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर भी था और कॉन्टेम्पोररी था माल्थास का, और इन्होंने रिप्रेजेंट किया था अपना आइडिया। उनका ही एक बुक देखिए लॉ ऑफ पॉपुलेशन में, और अकॉर्डिंग टू हिम नेचुरल लॉ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट एक्सपाउंडेड और गिवन बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थस। दोस्तों माल्थस ने जो थ्योरी दिया था बिल्कुल उनमें जो है उसके साथ जो है वो ऑपोजिट है। देखिए ऑपोजिट जो है इनका थ्योरी है, देखिए नेचुरल लॉ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ का जो लॉ है बिल्कुल ऑपोजिट है, किनमें, किसके साथ, माल्थस के साथ, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो दोस्तों यहाँ पर उनका थ्योरी का देखते हैं मेन जो थीम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है किसी रीजन में तो वहाँ पर लो फर्टिलिटी होगा, और जहाँ पर फर्टिलिटी लो है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो इस थ्योरी का यही मेन मुद्दा है। और इन्होंने देखिए क्या बताया है, देखिए सैडलर्स एडवोकेट दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स टेंडेंसी टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन एंड द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इन एन एरिया। तो वही चीज है जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद देखिए। अकॉर्डिंग टू हिम द पॉपुलेशन विल ग्रो अप टू ए पॉइंट वेयर इट हैड सिक्योर्ड मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि जब तक जो है मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम हैप्पीनेस जब तक अचीव नहीं कर लेता है तब तक मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इन्होंने एक डायग्राम यानी ग्राफ ड्रॉ किया था, तो इस तरीके से था, ठीक है, यहाँ पर हैप्पीनेस था, ठीक है, ये हैप्पीनेस का इंडेक्स यहाँ पर इसमें, और नीचे जो लाइनें हैं यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाया, ठीक है, पॉपुलेशन ये डेंसिटी है और ये हैप्पीनेस का लाइन है। तो यहाँ पर जब तक, ठीक है, इस मैक्सिमम जो है आपका हैप्पीनेस अचीव नहीं कर रहा है तब तक जो है ये पॉपुलेशन डेंसिटी यानी पॉपुलेशन ग्रो होना यानी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ
होता ही रहेगा जब तक जो है हैप्पीनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अचीव नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी का मेन जो क्रिटिसिज्म था दोस्तों, देखिए मेन क्रिटिसिज्म इन्होंने बताया था कि डेंसिटी जहां पर हाई होगा वहां पर लो फर्टिलिटी है, लेकिन आज देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट वर्ल्ड में, तो जहां पर डेंसिटी ज्यादा है वहां पर फर्टिलिटी जो है, फर्टिलिटी रेट भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि इंडिया, हम लोगों का जो कंट्री है, अपने कंट्री में फर्टिलिटी रेट ज्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस थ्योरी का मेन क्रिटिसिज्म यही है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी समझ में आया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। Who among the following proposed the core periphery model of economic development? तो ये आपको सबको पता है कि कोर पेरिफेरी मॉडल जो है दिए हैं फ्रेडमैन ने। फ्रेडमैन याद रखिएगा, ये कब दिए हैं दोस्तों, यहां पर देखिए कोर पेरिफेरी मॉडल दिए हैं फ्रेडमैन ने 1966 में। यहां पर देख सकते हैं दिस इज द कोर रीजन और जो सराउंडिंग रीजन है वो है पेरिफेरी, ठीक है। तो कोर रीजन का फीचर्स क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये यहाँ पर चीजें लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए कोर रीजन दोस्तों इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेक्नोलॉजी भी हाई होगा, इंडस्ट्रीज बहुत सारा रहेगा, और इसमें ये क्या करेगा, कोर रीजन क्या करेगा, इट सप्लाईज देगा, जो कोर रीजन है वो सप्लाईज देगा फिनिश प्रोडक्ट पेरीफेरी रीजन में, ठीक है। और पेरीफेरी रीजन क्या करेगा, पेरीफेरी रीजन जो है यहाँ से जो है चीजें रॉ मटेरियल यहाँ पर, ठीक है, पेरीफेरी रीजन से यहाँ पर आपको सप्लाईज देगा और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बन के कोर क्या करेगा, इनको पेरीफेरी रीजन में जो है सप्लाईज देगा फिनिश प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ पर देखिए पेरीफेरी रीजन जो है इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड होता है, यहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी हाई नहीं है, एब्सेंस है, इंडस्ट्री भी नहीं होता है, पोर रीजन होता है, ठीक है। और ये सप्लाई क्या करता है, रॉ मटेरियल, जैसे कि क्रॉप्स हो गया, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए क्रॉप्स, जैसे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, सपोज कीजिए कि व्हीट दे दिया, आपका राइस दे दिया, ठीक है, और भी बहुत सारा चीजें देते हैं। जैसे कि पोर रीजन यानी पेरीफेरी रीजन से ह्यूमन पावर, मैन पावर, जैसे कि लेबर, वर्कफोर्स, हम लोग इस टर्म में भी बोलते हैं कि लेबर जो है इस रीजन में काम के लिए आते हैं, क्योंकि ये जो डेवलप्ड रीजन है, तो डेवलप्ड जहां पर रहेगा वहां पर काम के लिए, इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए, इनकम के लिए, तो यहाँ पर कोर रीजन पे आता है कि नहीं, तो यहाँ पर आकर क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कोर फेरी कंसेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कोर एंड पेरीफेरी कंसेप्ट डेवलप हुआ है, और इन्होंने कोर पेरीफेरी इसमें कंसेप्ट में इन्होंने टाइप्स ऑफ रीजन दिखाया, 4 रीजन्स दिखाया था, ठीक है। कौन सा रीजन देखिए, कोर रीजन्स, यहाँ पर जो मेन रीजन है, सेंट्रल रीजन है, वो है कोर रीजन्स, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज रहेगा इसमें। देन अपवर्ड ट्रांजिशन, यहाँ पर सेकेंड जो रीजन है वो है आपका अपवर्ड ट्रांजिशन। देन रिसोर्स फ्रंटियर रीजन्स, यहाँ पर है रिसोर्स फ्रंटियर रीजन्स, ओके। और 4 नंबर पे देखिए डाउनवर्ड ट्रांजिशन, यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रांजिशन एरिया, ठीक है, रीजन। तो आप लोग ये कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इसके बारे में और भी हम लोग अच्छे से डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी एग्जाम के लिए आप लोग ये कॉपी में लिख लीजिए, और इसका ये जो मॉडल है, डायग्राम है, ये भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। 4 रीजन्स दिया था इन्होंने, कोर रीजन्स, अपवर्ड ट्रांजिशन रीजन, यानी इसको एरिया भी कह सकते हैं, रिसोर्स फ्रंटियर रीजन्स एंड डाउनवर्ड ट्रांजिशन रीजन्स, ओके। तो ये डायग्राम है, ओके। और नेक्स्ट देखिए इन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिया था, डेवलपमेंट की भी इन्होंने 4 स्टेजेस दिया था, ठीक है। रीजन भी 4 दिया था और स्टेजेस भी 4 दिया था। तो कौन सी स्टेजेस है, प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, जहां पर जो है एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, यानी एग्रीगेरियन, वहां पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री यहाँ पर है। सेकेंड स्टेज देखिए, सेकेंड स्टेज में है ट्रांजिशन स्टेज। यहाँ पर ये ट्रांजिशन इसलिए है, यहाँ पर क्या करता है, क्या होता है दोस्तों, एग्रीकल्चरल सोसाइटी से ट्रांजिशन होता है, यानी यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह जो है इस रीजन पे, इंडस्ट्री वगैरह छोटा छोटा जो मार्जिनल इंडस्ट्री होता है, ठीक है, तो वो सब डेवलप होना शुरू होता है, ठीक है। ये इनिशियल वर्क है,
और यहाँ पर पूरा एब्सेंट है, यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पर ये एग्रीकल्चरल सोसाइटीज है। और थर्ड नंबर पर देखिए इंडस्ट्रियल स्टेज, यहाँ पर इंडस्ट्री होना शुरू हो गया है। कोर फेरीफेरी कंसेप्ट यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पर ज्यादा और भी स्ट्रांग हो चुका है कोर फेरीफेरी कंसेप्ट। यहाँ से गुड्स को यहाँ पर सप्लाई दे रहा है, कहीं पे यहाँ से यहाँ इधर आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारा सिटीज के साथ जो है कनेक्टिविटी है। ओके, और लास्ट में देखिए पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सॉरी सोसाइटी नहीं है, ये स्टेज है पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज। ये और भी जो है ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड यानी डेवलप्ड रीजन है। ठीक है, ये आप चारों जो है स्टेजेस आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आ भी सकता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू एलन प्रेड, the location of an industry is closely associated with which among the following approaches। देखिए यहाँ पर एलन प्रेड का जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है दोस्तों, वो कौन सी जो है अप्रोचेस के साथ एसोसिएटेड है। देखिए तो यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट अप्रोच, ये तो वेबर की कंसेप्ट के साथ है। इंडस्ट्रियल लीस्ट लोकेशन थ्योरी यानी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी ऑफ वेबर, ये तो नहीं होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, ये आपका लॉस का है मॉडल। और इकोलॉजिकल अप्रोच ये भी नहीं होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बिहेवियरल अप्रोच। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एलन प्रेड का ये जो बिहेवियरल लोकेशन थ्योरी है दोस्तों, इनका जो बेसिस है, बेस्ड है थ्योरी, वो बिहेवियरल अप्रोच के ऊपर ही बेसिस है। ठीक है, the behavioral approach draws on a human being as a satisfier। ओके, और इनका जो थ्योरी इन्होंने पब्लिश किया था और इसका टाइटल था दोस्तों बिहेवियर्स एंड लोकेशन, इन व्हिच ही डिवाइज्ड ए बिहेवियरल मैट्रिक्स टू इलस्ट्रेट एंड एनालिसिस ऑफ लोकेशनल डिसीजंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है लॉ ऑफ रिटल ग्रेविटेशन रिलीज का जो थ्योरी है, इसमें से एक कैलकुलेशन दिया गया है। यहाँ पर देखना होगा कौन सा आंसर सही है। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सिटी 1 का पॉपुलेशन दिया गया है 2 लाख और यहाँ पर सिटी 2 का पॉपुलेशन दिया गया है 6 लाख। ठीक है, और दोनों का डिस्टेंस दिया गया है 50 माइल्स की दूरी में। ठीक है, एफर्ट। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हम लोग को देखना होगा ब्रेकिंग पॉइंट। तो दोस्तों इसका जो कैलकुलेशन है हम लोग लास्ट पार्ट में भी देखे थे, उसमें भी जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था पीवाई की हम लोग जब कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन वहां से भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग किए थे। ठीक है, तो इसमें भी करेंगे। तो बीपी इजिकल टू हम लोग को क्या पता है, बीपी इजिकल टू ब्रेकिंग पॉइंट इजिकल टू डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट ओवर पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी। सिटी यहाँ पर बी यानी 2 होगा ऊपर, पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी, सॉरी ये यानी यहाँ पर पॉपुलेशन 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ सिटी यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर नीचे क्या होगा 1 होगा। तो एक ही बात है, कोई नहीं। यहाँ पर 1 2 होता है, यहाँ पर ये भी पिछले क्वेश्चन में ये भी था। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सेम चीज है, यहाँ पर वैल्यू बस चेंज करना होगा आपको। तो ऊपर में 6 लाख आपको बैठाना पड़ेगा, फिर देन इसके बाद 2 लाख और ऊपर में क्या रहेगा 50 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट ओवर इतना। तो यहाँ पर अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 3 आएगा आंसर। ठीक है, तो रूट अगर ऊपर से ये जो रूट है रूट 3, तो रूट अगर कैंसिल करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.73। तो यहाँ पर देखिए +1 है, 1 + 1.73, तो यहाँ पर कितना होगा टोटल, तो ये हो जाएगा 2.73। ठीक है, तो 50 से, तो दोस्तों ये 50 को इससे डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 18.3। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों 18.3 माइल्स फ्रॉम सिटी 1। ओके, और इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। 1931 में इन्होंने ये थ्योरी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 2 लिस्ट मिला है क्रिस्टलर की सेटलमेंट ऑर्डर दिया है यहाँ पर, नंबर ऑफ सेटलमेंट ऑर्डर, और ये इस लिस्ट 2 में है के वैल्यू। तो हम लोग को देखना होगा कौन सा के वैल्यू के साथ कौन सा जो है
सेटलमेंट नंबर मैच होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ऑलरेडी इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे बहुत दिन पहले, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बार और आपको समझा देता हूँ। तो इसमें क्या करना होता है, बेसिकली डिवाइड करना पड़ता है। तो फर्स्ट ये देखिए ये वाला, तो यहाँ पर 6 है, 42 है और 294 है। तो 6 देखिए 42 से 42 को 6 से डिवाइड कीजिए, कितने से जाएगा, 7 से। तो ये 7 हो गया, ठीक है, 7 वैल्यू आ रहा है। अगर आप 294 को डिवाइड कीजिएगा 42 से तो भी 7 ही आएगा, ठीक है, इसका आंसर 7 आएगा। तो ये कौन सा इसमें आ रहा है के वैल्यू, इसका के वैल्यू आ रहा है K7, ठीक है। तो ये वाला हो रहा है K7, ये याद रखिएगा। अगर इसमें इसको डिवाइड कीजिएगा 512 को 128 से, तो आपका आंसर आएगा 4, ठीक है। तो ये आप एक बार करके देखिए, ठीक है। तो ये 4 आएगा, तो ये आपका 4 हो गया, ठीक है। ये इसका अगर 2048 ये जो आपका वैल्यू है, ठीक है, इसको 512 से डिवाइड करते हैं तभी 4 आएगा, ठीक है। तो ये जो के वैल्यू हो जाएगा बी का, ये होगा आपका K4, ठीक है। कोई K7 और K4 मिल गया है, ठीक है। बाकी कौन सा है, 3 और 13। तो 27 और यहाँ पर 351 है, तो 351 को यहाँ पर देखिए 27 से डिवाइड कीजिए, तो इसका 13 वैल्यू आएगा। तो ये हो जाएगा K13। और यहाँ पर लास्ट वाला देखिए, तो 3 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा। अगर 3 को 9 से 3 को डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ आप कीजिए, तो ये वाला कितना हुआ, के कितना हुआ, K7। तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया बी वाला होगा K4। तो 3 और 2 और 3 हुआ। और ये वाला कितना होगा, सी वाला, तो सी वाला हुआ 13, ये हो जाएगा 4। और लास्ट वाला हो जा, इसका होगा दोस्तों 1। तो 2 3 4 1 कहाँ पर है, देखिए 2 3 4 1, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हु अमोंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज। तो इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज थ्योरी जो है दोस्तों, ये थ्योरी ऑफ माइग्रेशन से है। तो ये जो थ्योरी दिए हैं दोस्तों, वो दिए हैं स्टोफर ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, स्टोफर। तो यहाँ पर थ्योरी जो ऑफ माइग्रेशन का लिस्ट एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके ये जो आपका माइग्रेशन का थ्योरीज है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थ्योरीज के सेक्शन में, कुछ दिन पहले ही हम लोग डिस्कस किए हैं थ्योरी के सेक्शन। अब जो है PYQs देख रहे हैं। तो फर्स्ट देखिए रेवेनस्टाइन का थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ माइग्रेशन है। मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल ऑफ जेलेनिस्की, और कौन सी ईयर में दिए हैं वो भी देख लीजिए। पुश एंड पुल थ्योरी दिए हैं एवरेट ली ने, और इनका थ्योरी का एक और नाम है इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स। ओके, और ये इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज है, और एवरेट ली का किया है इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स, दोनों अलग अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रेविटी मॉडल दिया है स्टुअर्ट ने। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट दिए हैं जीफ ने। और आपका ये देखिए इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज मॉडल दिए हैं स्टोफर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। Which one of the following is not matched correctly। देखिए यहाँ पर कौन सा मैचिंग नहीं हुआ है, इनकरेक्ट मैचिंग है, तो हम लोग को वो देखना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, देखिए MT सैडलर, थॉमस माइकल थॉमस सैडलर, ठीक है, इनका जो ये जो थ्योरीज है दोस्तों, इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो थ्योरी है दोस्तों, ये आपका मल्थास की है, ठीक है, मल्थास। तो दोस्तों इसमें ही इनकरेक्ट है, यही गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर यही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। और बाकी जो ये 3 स्टेटमेंट है, ऑप्शन है, ये तीनों करेक्ट है। तो ये आप कॉपी में लिख लीजिए, जो करेक्ट वाला है ये भी कॉपी में लिख लीजिए। ये प्लाउड एंड जो है रिलेटेड है
सेंसस ऑफ इंडिया से, नॉर्थ ईस्टर्न है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, रेवेनिस्टन लॉ ऑफ माइग्रेशन, जैसे आप लोगों को ये सब पता है, ठीक है। और ये आपका कौन सा था, मल्थास का था, मल्थास, ओके। तो मल्थास का थ्योरी यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, 1798 में दिया था। और इस थ्योरी को दोस्तों हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इनके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। एज पर एडवर्ड वुलमैन्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स कॉम्प्लीमेंटरिटी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है स्पेशल इंटरेक्शन कॉन्सेप्ट से, जो कि एडवर्ड वुलमैन का है। देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कौन सी यहाँ पर जो है स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है कॉम्प्लीमेंटरिटी को। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों इसका यही करेक्ट है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट बिटवीन रीजन, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट बिटवीन रीजन्स, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देख भी सकते हैं स्पेशल इंटरेक्शन, देखिए इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स ह्यूमन बींग्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ ये चीजें जो है, ये जो प्रिंसिपल है दोस्तों ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट के। ये दोनों, ये थ्री प्रिंसिपल्स हैं इनका, कॉम्प्लीमेंटरिटी, ट्रांसफरबिलिटी एंड इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी, ओके। तो यहाँ पर देखिए थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन एज प्रपोज्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन जियोग्राफर एडवर्ड वुलमैन, ये तीनों चीज याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, कॉम्प्लीमेंटरिटी, ट्रांसफरबिलिटी एंड इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज, ओके। और ये कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या है, इज द कंडीशन वेयर सप्लाई एंड डिमांड बिटवीन द लोकेशन, ओके। there must also be a linkage between the origin and destination in which done by good transferability, ओके दोस्तों। आई होप कि आपको ये जो है लेक्चर पसंद आया है, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस लेक्चर का आपका पीडीएफ फाइल एंड मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।